गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। आज हमारी 12th की इकोनॉमिक्स की क्लास है और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का निर्धारण। कैसे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम आज पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू यूजर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हमने इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम मेजर की थी आय विधि के द्वारा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब व्यय विधि। इससे जो है हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक फाइनेंशियल ईयर में है, जितने भी हमारे फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुओं पे एक्सपेंडिचर हुए होंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन पे जो हमारे टोटल खर्चे हुए होंगे, उनका जो सम है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, चाहे प्रोडक्शन मेथड जो उत्पादन विधि है, चाहे इनकम मेथड आय विधि, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि, तीनों से हमारा क्या आंसर आता है, सेम। ठीक। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम खर्चे देखते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या खर्चे किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लेते हैं एक्सपेंडिचर, वो होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसका मतलब होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय मतलब वो खर्चे जो हमने अपने कंजप्शन पे किए। कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपने अपने कंजप्शन के लिए किया, उपभोग के लिए किया है, तो वह हमारा कौन सा खर्चा हो गया, निजी अंतिम उपभोग व्यय। ठीक। तो ये क्या होगा, हमारे निजी अंतिम भोग। आप चाहे ड्यूरेबल गुड्स लो, टिकाऊ वस्तु लो, गैर टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, कोई भी गुड्स लो, बट अपने कंजप्शन के लिए लिया है, तो हमारा क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। मतलब आपने एक बर्गर लिया, अपने कंजप्शन के लिए लिया, आपने एक AC लिया, फ्रिज लिया, अपने लिए लिया, तो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। ठीक। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हिंदी में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। देखिए, जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो भी खर्चे कर रही है अपने कंजप्शन के लिए, चाहे वो अपनी एम्प्लॉइज पे कर रही है, चाहे वो अपनी सेना पे कर रही है, कोई भी खर्चा अगर कंजप्शन के लिए कर रही है, अर्न करने के लिए नहीं, कंजप्शन के लिए अगर कर रही है, उपभोग करने के लिए कर रही है, तो उसका मतलब वो कौन सा एक्सपेंडिचर बने, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। ये क्वेश्चन में आपको एज इट इज दिया होगा, कुछ इसमें फर्क नहीं होगा, जैसा है वैसे ही दिया होगा। अब जो तीसरा जो पॉइंट होता है हमारा, वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यही पॉइंट मेन है, जो क्वेश्चन को गड़बड़ाता है वो यही पॉइंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो ये दो चीजों का जोड़ होता है। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेल्टा स्टॉक। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को हम बोलते हैं सकल स्थिर पूंजी निर्माण, स्थिर पूंजी निर्माण। और ये जो होता है हमारा डेल्टा का स्टॉक, इसका मतलब होता है हमारा माल सूची निवेश, निवेश हिंदी में। देखिए,
इसका सिंपल मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब सिंपल है इन्वेस्टमेंट। कोई भी खर्चा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर उसने इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश के लिए अगर कोई खर्चा किया है कमाने के लिए, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हमारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम गुड्स लेके आए बेचने के लिए, तो हमारा कौन सा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट ने मेट्रो पे अगर कोई खर्चा किया तो अर्न करने के लिए कर रही है, तो कौन सा एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो कोई भी जो खर्चा करते हैं हम निवेश करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो दो चीजों पे होता है, या तो किसी फिक्स्ड एसेट पे होगा जिसको हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, या तो फिक्स्ड एसेट पे होगा, जैसे हमने क्या किया, फर्नीचर लिया, मशीन लिया, बिल्डिंग ली, ये सब एक्सपेंडिचर हमारे क्या है, फिक्स्ड है। और हमने गुड्स लिए, गुड्स बेचने के लिए, हमारा एक रेस्टोरेंट है, हमने मशीन, फर्नीचर ये सब लिए, ये तो फिक्स्ड कैपिटल हो गई। और स्थिर संपत्ति हो गई, सकल स्थिर पूंजी निर्माण इसी को कहते हैं। और साथ में हमने क्या, माल सूची निवेश, स्टॉक लिया, सामान लिया, तो इन दोनों का जो जोड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक, सकल घरेलू पूंजी निर्माण इन दोनों का सम होता है। ठीक है, मतलब है कि इन्वेस्ट करने के लिए, जो हमने निवेश के लिए लिया है वो चीज। अगर पेपर में आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण गिवन है, तो आप ये दोनों नहीं लोगे। अब ये जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आप समझ के क्या होता है, जो हम फिक्स्ड एसेट पे करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको यही लिखा होगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक, और डेल्टा स्टॉक का मतलब होता है माल सूची निवेश, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन भी बोलते हैं इसको, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को डेल्टा स्टॉक कहा जाता है। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो हमारा डेल्टा स्टॉक निकलेगा, उसमें ऐड करेंगे सकल स्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। आगे समझ, तो ये पॉइंट जो है इस पे हमने ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। होता क्या है, कई बार वो इसको भी इंक्लूड कर देते, इसको भी इंक्लूड कर देते, तो अगर ये गिवन है आपको तो ये दोनों नहीं लोगे आप। घरेलू वर्ड के लिए हिंदी में जो है एक वर्ड और यूज होता है, देशीय। अगर सकल देशीय पूंजी निर्माण भी दिया तो इसका मतलब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है या घरेलू। ठीक, अगला जो पॉइंट है हमारा फोर्थ है, वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, जिसको हम बोल सकते हैं शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट, तो जो नेट एक्सपोर्ट होता है हमारा वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। सिंपल फॉर्मूला, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो भी आपके गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट हो गया, गुड्स और सर्विसेज, और जो भी इंडिया में आ रहे हैं वो क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। दोनों का जो अंतर है वो हमारा क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। निर्यात जो बाहर जा रहा है, आयात जो आ रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है शुद्ध निर्यात। ठीक, तो ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर मान लीजिए निर्यात एक्सपोर्ट 10 जा रहा है, इंपोर्ट 8 जा रहा है, तो 10 में से 8 गया, 2000 हमारा ये आ जाएगा। बट अगर एक्सपोर्ट हमारा 10 और निर्यात इंपोर्ट आयात जो है हमारा, इंपोर्ट गिवन है वो हमारा 12000 है, तो उस केस में वो माइनस में आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको केवल एक्सपोर्ट दिया हो, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात जो हम इंडिया के बाहर बेच रहे, तो हम वही ले लेंगे यहाँ पे ऐड करके प्लस में। और अगर केवल इंपोर्ट दिया हो तो उस केस में हम उसको माइनस में शो करेंगे, क्योंकि जो आयात होता है इंपोर्ट वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, लेस करेंगे। अब अगर आप कोई 4 पॉइंट समझ आ गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को ऐड करके जो हमारा आता है वो आता है जीडीपी एमपी।
जो हमने लास्ट 2 क्लास में भी पढ़ा है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। ठीक, अब इससे नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए हमने क्या किया था, जब नेशनल इनकम मेथड से कर रहे थे हम, आय विधि से, तो हमारा आंसर आ रहा था एनडीपीएफसी, और उसमें केवल एक चीज हमने जोड़ी थी एनएफआईए, विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो सीधा हमारा आंसर कहाँ पहुंच जा रहा था, नेशनल इनकम तक, राष्ट्रीय आय तक। मगर इसमें क्या है, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीडीपी एमपी। ठीक, फिर जीडीपी एमपी के बाद हम वही 3 स्टेप चलेंगे। जीडीपी एमपी में अगर हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एनडीपी एमपी। लेस करते ही एनडीपी एमपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, उससे अगर हम लेस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जो डायरेक्ट मतलब जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, और माइनस उसमें से क्या लेस किया था हमने, सब्सिडी, आर्थिक सहायता। तो अगर हम उसको लेस कर दें एनडीपी एमपी से, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एनडीपीएफसी। तो ये डोमेस्टिक इनकम हो गई, कारक लागत तो फैक्टर कॉस्ट पे। और इसमें अगर हम एक स्टेप ऐड कर दें एनएफआईए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा क्या निकल के आएगा, एनएनपीएफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, नेशनल इनकम हम इसी को बोलते हैं। तो यहाँ जाके हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। तो ये तीनों स्टेप हमने पहले भी किए हुए हैं। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ वो पहले इससे पीछे के जो 2 वीडियो है इस चैप्टर के, पहले उनको एक बार चेक कर लेंगे। अगर उनको रिवाइज कर लेंगे तो इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इस मेथड का मतलब ये है कि इससे हमें क्या निकल के आता है, जीडीपी एमपी हम कैलकुलेट करते हैं, घरेलू आय करते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, और जो किस पे होती है, मार्केट प्राइस पे। फिर उसमें से हम वो चीजें हटाते, डेप्रिसिएशन हटाते क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद मार्केट प्राइस पे इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स हटाते हैं, और ये केवल डोमेस्टिक इनकम है इसलिए एनएफआई ऐड करते ताकि क्या निकल जाए, हमारा नेशनल इनकम निकल जाए। तो समझ गए 3 स्टेप। अब 1-2 चीजें जो ध्यान रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह आपको नेट दिया हो, नेट का मतलब शुद्ध ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, बट अगर सकल की जगह शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया हो तो आपका जो आंसर आएगा चारों को ऐड करके जीडीपी एमपी नहीं आएगा, वो आएगा एनडीपी एमपी। आप चारों को ऐड करोगे और सीधा कहां पहुंच जाओगे, एनडीपी एमपी। इसका मतलब है अगर ये शुद्ध दिया है तो डेप्रिसिएशन पहले से ही क्या हो रखा है, लेस हो रखा है। जो मूल्यह्रास होता है वो पहले से ही क्या हो रखा है, लेस हो रखा है, अगर ये शुद्ध दिया है। और अगर ये दिया ही नहीं है तो ये दोनों दिए होंगे, तो इन दोनों में अगर ये भी शुद्ध दिया हुआ है, शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, एनडीपी एमपी आएगा। समझ गए, अगर ये नेट दिया हो तो। ठीक, शुद्ध लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, निविल। निविल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, शुद्ध होता है, निविल। कुछ बुक में यूज करते हैं वर्ड निविल। ठीक, तो मेन पॉइंट ये है कि चारों को ऐड करके हमारा जीडीपी एमपी आता है। उसके बाद हम 3 स्टेप वही चलते हैं ताकि हम जीडीपी एमपी घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पे पहुंच जाए। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। इससे भी हमारा आंसर वही आता है जो हमारा किससे आया था, इनकम मेथड से आया था। ठीक, तो एक बार आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देखना। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आपको दे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला मेथड देखेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का, जो हमारी उत्पादन विधि है, वैल्यू एडिशन मेथड। तब तक आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।